नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विनायक क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रस्तावना का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर देखेंगे और हम लोग पार्ट फर्स्ट कवर कर चुके हैं और वो वीडियो लेक्चर आपको मिल भी चुका है। आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको हम विश्वास दिलाएं कि यदि आपने उस वीडियो लेक्चर को पूरी तरह से अच्छे से देखा है और उसके कंटेंट को सुना है तो प्रस्तावना से बनने वाले किसी भी प्रकार के क्वेश्चन, किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा हमेशा मानना रहा है और मैं ये कार्य को करता हूँ, हमेशा क्वालिटी मैटर आप तक पहुँचाता हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 प्रस्तावना भारतीय संविधान का देखेंगे। एक बात और आपसे कहना है, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। कल आपने देखा होगा प्रस्तावना में ये लाइन, ठीक है, प्रस्तावना जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस समय ये लाइन आपको देखने को मिली होगी। कल ये लाइन डिस्कस नहीं हुई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वीडियो का टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा और मुझे लगता है कि ये इसको अलग से डिस्कस करना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में यहाँ से बहुत सुंदर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया? किस दिन भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया? ठीक है, तो आपका जवाब होगा तुरंत से 26 नवंबर 1949 और क्वेश्चन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो सकता है? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, या मिति मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी संवत 2006 विक्रमी। इस तरह से वेरिएशन करके 4 ऑप्शन आपको दे सकते हैं और उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा संविधान किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बड़ा प्यारा पूछा जाता है कि जब हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया है तब विक्रम संवत वर्ष था। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 2000, विक्रम संवत 2006, विक्रम संवत 2008, इस तरह के 4 ऑप्शन दिए होंगे तो जवाब होगा विक्रम संवत 2006। ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री में भी यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है विक्रम संवत और शक संवत से, कि कोई भी वर्ष दिया हो जाएगा और आपसे विक्रम संवत वर्ष उसका निकाला जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, हमारा विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से शुरू होता है। इसलिए अगर हमको किसी भी वर्ष का विक्रम संवत निकालना हो तो हम सीधे से उसमें 57 अर्थात 57 जोड़ देंगे और विक्रम संवत निकाल लेते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि हमारा संविधान 1949 को अंगीकृत किया गया है और इसका विक्रम संवत निकालना हो तो हम इसमें 57 जोड़ देंगे तो हम विक्रम संवत बता सकते हैं। और आप देखिए, विक्रम संवत क्या आया? 2006। और आप देखिएगा विक्रम संवत 2006 है भी। तो किसी भी वर्ष को, ये आप लोग जान भी जाइए, कोई भी वर्ष आपको दिया हो और उसका विक्रम संवत वर्ष पूछा जाए तो उसमें आप 57 जोड़ देंगे तो आप विक्रम संवत वर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर जो ये पहली लाइन, पहला वर्ड लिखा हुआ है, ये हिंदी महीने का नाम है जिसका नाम है मार्गशीर्ष, जिसको हम अगहन भी बोलते हैं। ये क्या है? हिंदी महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। वो पक्ष है और ये कौन सा पक्ष इसमें है? शुक्ल पक्ष।
और ये तिथि है सप्तमी। ठीक है, तो इससे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रस्तावना से जुड़े हुए वाद। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना। प्रस्तावना से जुड़े हुए कई वाद हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इसको लेकर विवाद रहता है। ठीक है, तो इन्हीं से संबंधित कुछ वाद हैं, उनको देखते हैं। पहला वाद है वेरुबारी वाद। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है वेरुबारी वाद 1960। ठीक है, इस वाद में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही इस वाद में। पहली कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस वाद में कहा गया प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात कहा गया है इसी वाद में, उद्देशिका, ध्यान दीजिएगा, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, वेरुबारी वाद में दो बातें कही गई सुप्रीम कोर्ट ने के द्वारा। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और दूसरी बात उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये दो बातें इसमें कही गई। सीधा से क्वेश्चन आता है कि किस वाद में ये कहा गया है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग या अंग नहीं है, तो जवाब होगा वेरुबारी वाद। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे जुड़ा हुआ हम दूसरा वाद देखते हैं, केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रस्तावना से जुड़ा हुआ दूसरा महत्वपूर्ण वाद है, और वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा उद्देशिका संविधान का अंग है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अर्थात वेरुबारी वाद को पलटते हुए केशवानंद भारती वाद में कहा गया उद्देशिका संविधान का अंग है। ठीक है, दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें और कही गई, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। मूलभूत, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, मूलभूत ढांचे के अलावा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही, उद्देशिका संविधान का अंग है, किस वाद में कहा गया? केशवानंद भारती वाद में। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा
उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है मूलभूत ढांचे के अलावा। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पहले ही इसी जगह से कर लेते हैं कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। मूलभूत ढांचे का सिद्धांत निम्न में से किस वाद में दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको जवाब देना होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत का संबंध किस वाद से है? केशवानंद भारती वाद में। और इसमें क्या कहा गया कि उद्देशिका में संशोधन उसी प्रकार से किया जा सकता है जैसे संविधान के अन्य उपबंधों में किया जाता है, ठीक है, सिवाय इसके कि मूलभूत ढांचा डिस्ट्रॉय या नष्ट नहीं होना चाहिए। अब मूलभूत ढांचे का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि जो हमारा बेसिक हमारा संरचना है हमारे संविधान की, वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे संविधान हमारा सर्वोच्च है, तो ये एक हमारा मूलभूत सिद्धांत है। दूसरा, जैसे भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो ये एक मूलभूत ढांचा है, ये नष्ट नहीं होना चाहिए। कितने भी संशोधन करिए, ये नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, तो वो लोकतांत्रिक ही रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। ऐसा संशोधन ना करें जिससे कि वो उसके हमारे संविधान के मूलभूत ढांचा नष्ट हो, ठीक है। ये बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कही गई। ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में एक वाद और महत्वपूर्ण है, ठीक है, कभी कभी उसको भी पूछ लिया जाता है, और वो वाद है एस.आर. बोम्बई वाद, ठीक है, 1994। एस.आर. बोम्बई वाद 1994। इस वाद में भी ये बात कही गई कि उद्देशिका संविधान का अंग है, उद्देशिका संविधान का ही भाग है, ठीक है। तो कभी कभी केशवानंद भारती वाद दिया जाता है ऑप्शन में, कभी कभी एस.आर. बोम्बई वाद दिया रहता है कि निम्न में किस वाद में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का ही हिस्सा है। तो कोई भी हो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपको प्रस्तावना से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण वाद, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं उद्देशिका या प्रस्तावना का महत्व क्या है, ठीक है। यह संविधान की आत्मा है, ठीक है, इसके महत्व को दर्शाता है। ये इतनी महत्वपूर्ण है कि ये संविधान की आत्मा है, ठीक है। और आप आत्मा को तो समझ ही रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है उसका रोल। इसमें दर्शन, ध्यान दीजिएगा, इसमें दर्शन, राजनैतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दर्शन, राजनैतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार है, जो हमारे संविधान का क्या है? आधार है, ठीक है। ये लाइन हमारे उद्देशिका के महत्व को दर्शाती है कि हमारी संविधान की प्रस्तावना कितनी महत्वपूर्ण है कि वो हमारे संविधान की आत्मा है, ठीक है। उसमें हमारे संविधान का जो आधार है, जो आधार के हमारे संविधान के आधार के जो तत्व हैं वो विद्यमान हैं, जैसे दर्शन, राजनैतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्य, ठीक है। इसी प्रकार हम इसके महत्व को इस प्रकार भी कह सकते हैं, प्रस्तावना में संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। अर्थात संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनकी कितनी महान सोच रही होगी, क्या उनके आदर्श रहे होंगे, इसको हम प्रस्तावना को देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए प्रस्तावना की बहुत ही उपयोगिता है, ये हमारे लिए प्रस्तावना कितनी उपयोगी है, उसका क्या महत्व है, ये दर्शाता है, ठीक है। इसी प्रस्तावना के इसी महत्व को
प्रस्तावना के इसी महत्व को संविधान सभा के सदस्यों ने अपने शब्दों में इस प्रकार से बयां किया है। जैसे संविधान सभा के सदस्य में से सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने अपने शब्दों में प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको बोर्ड में लिखे हुए हैं, इसीलिए मैंने इनको विचारों को लिखा है, क्योंकि आप यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने कौन सा विचार कहा, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने हमारी संविधान की प्रस्तावना को अपने शब्दों में इस प्रकार बयां किया: संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा के अन्य सदस्य हैं के.एम. मुंशी, ठीक है, के.एम. मुंशी ये प्रारूप समिति के सदस्य भी हैं। हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना को के.एम. मुंशी क्या कहते हैं? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, ठीक है। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भागफल है, ठीक है, इस तरह से भी मिल सकता है। एक अन्य सदस्य हैं संविधान सभा के पंडित ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने क्या कहा अपने शब्दों में? प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है। ध्यान दीजिएगा, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है। ध्यान दीजिएगा, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आभूषण है? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव, ठीक है। यह वह उचित स्थान है, प्रस्तावना के लिए कहते हैं यह वह उचित स्थान है जहां से कोई भी हमारे संविधान का उचित मूल्यांकन कर सकता है, अर्थात हमारे संविधान को समझ सकता है। यदि वह व्यक्ति प्रस्तावना को देख ले तो हमारे संविधान को आसानी से समझ सकता है, उसका आसानी से मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। एक अंग्रेज हैं सर अर्नेस्ट बार्कर, उन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा, जिसका उन्होंने उल्लेख किया अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, ये बुक पूछी जा सकती है किसने लिखा है, तो सर अर्नेस्ट बार्कर हैं। इन्होंने प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा है और ये इसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में इसका जिक्र किया है। न्यायमूर्ति, आप इनको जानते भी हैं, इनका जिक्र आएगा, राष्ट्रपति में भी आएगा और बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है, संविधान की मूल आत्मा कहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे संविधान के विशेषज्ञ हैं, कानूनविद हैं, उनके शब्दों से को देखकर, उनके शब्दों को देखकर हम संविधान के महत्व, संविधान की प्रस्तावना के महत्व को समझ सकते हैं, ठीक है। इसी क्रम में हमने पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया है, या एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। कानूनविद संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने इसी प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, ठीक है। तो ये रहे हमारी उद्देशिका का महत्व, ठीक है। ये अब हम लोग देख लेते हैं संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो प्रस्तावना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यस, इसे देख लेते हैं। ये अंतिम टॉपिक होगा इसका।
ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित। तो पहला पॉइंट है इसका महत्वपूर्ण तथ्य में, आपने इस डेट को देखा भी होगा, 26 नवंबर 1949, ठीक है। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें कर लेते हैं जो सीधे क्वेश्चन में आती हैं। इस दिन, इस पता ही होगा आपको, इस दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ। ध्यान दीजिएगा, इस दिन संविधान हमारा अंगीकृत हुआ, अर्थात अपनाया गया, अंगीकृत हुआ या अपनाया गया। ध्यान दीजिएगा, हमारा संविधान किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारत की जनता या भारत के लोगों के द्वारा अपनाया गया, ठीक है। हमारे संविधान को अधिनियमित किसने किया, ये पूछा जाए तो संविधान सभा ने किया है। 26 नवंबर से जुड़ी हुई दूसरी बात, इस दिन संविधान सभा ने अंतिम बार, अर्थात अंतिम रूप से संविधान सभा ने इस दिन संविधान सभा ने अंतिम रूप से हमारे संविधान को पारित किया, ठीक है। अर्थात 26 नवंबर को संविधान सभा अंतिम रूप से संविधान को पारित किया। तो कोई पूछे आपसे कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया, तो जवाब होगा 26 नवंबर 1949, ठीक है। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर, हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ 26 नवंबर से जुड़े हुए दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन को पहले, 26 नवंबर को पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, विधि कानून दिवस, ठीक है, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। भारत सरकार ने 2015 में, ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार ने 2015 में संविधान, इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने लगी। भारत सरकार ने 2015 से इस दिन को किस रूप में मनाने लगी? संविधान दिवस के रूप में, ठीक है, संविधान दिवस के रूप में। ऐसा भारत सरकार ने क्यों किया? ये 2015 से संविधान दिवस के रूप में अब इसको मनाया जाने लगा है। इसका कारण ये है कि भारत सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदानों को याद रखने के लिए और हमारे समाज को हमारे संविधान के आदर्शों को बताने के लिए संविधान दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाने लगा, ठीक है। तो ये इससे महत्वपूर्ण 26 नवंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। तो हम दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। एक हो गया 26 नवंबर का, दूसरा है, जो दूसरा महत्वपूर्ण है प्रस्तावना से जुड़ा हुआ, इसको भी यहीं पर देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950, ध्यान दीजिएगा, इस डेट में और इस डेट में कुछ डाउट रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य में इसको भी शामिल कर लिया है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, ठीक है। हमने अपने संविधान को कब लागू किया? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। लागू होना, हमारा संविधान कब लागू हुआ? संविधान लागू कब हुआ? इसको ऐसे चाहे आप लिख लीजिए, संविधान, इस दिन हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इस दिन हम क्या बन गए? गणतंत्र, ठीक है। और इस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में, ठीक है। ये है 26 जनवरी। आप कोई भी आपसे इन दोनों डेट के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दीजिएगा।
पूछा जाए संविधान अपनाया कब गया, तो 26 नवंबर 1949। संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ, या संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये दोनों डेट आपको क्लियर होनी चाहिए। इनसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बना करके आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की। ठीक है, ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण तथ्य आपने देख लिया। अब एक बात और देख लीजिए, प्रस्तावना का एक महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्यों को रेखांकित किया गया है, जिनकी रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या संविधान के मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एवं मूल कर्तव्यों में की गई है। ठीक है, उनकी व्याख्या संविधान के मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एवं मूल कर्तव्यों में की गई है। ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे प्रस्तावना से जुड़े हुए उद्देश्य और उनके आदर्शों की व्याख्या संविधान के किस भाग में मिलती है, तो पहला है मूल अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी, और तीसरा है मूल कर्तव्य। ठीक है, तो ये रहे आपके प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, और अब हम लोग प्रस्तावना के दोनों पार्ट देख लिए हैं। ठीक है, अब प्रस्तावना से जुड़ा हुआ एक थर्ड पार्ट आएगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं। उसमें आपको प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ बेशकीमती क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको बोर्ड में लिखे होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सीधे आपसे पूछूंगा। ठीक है, जिसका जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में जा करके। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे ये होगा कि आप लोग अपने को चेक कर लीजिएगा कि हम लोगों ने जो प्रस्तावना का पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ा है, उसको पढ़ने के बाद हम क्या क्वालिटी के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इस भाग में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।